स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम मध्यकालीन भारत के एक ऐसे शासक की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया जीतने का ख्वाब देखा, खुद को दूसरा सिकंदर कहा, लेकिन अपने पीछे खून खराबे और एक बेहद खौफनाक प्रशासनिक व्यवस्था की विरासत छोड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। चलिए बिना वक्त गवाए सीधा शुरू करते हैं। अब देखिए, ये सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर कोई ऐसा नाम नहीं था जो जनता ने उसे प्यार से दिया हो। बिल्कुल नहीं। अलाउद्दीन ने खुद को ये उपाधि दी थी। इससे ही इस बात का अंदाजा लग जाता है कि उसकी महत्वाकांक्षा का स्केल क्या था। साम्राज्य फैलाने की एक ऐसी सनक जिसके लिए वो लिटरली किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम एक तरह से इस साम्राज्य की पूरी लाइफ साइकिल को ट्रैक करेंगे। शुरुआत करेंगे उस खूनी संघर्ष से जिससे उसे सत्ता मिली, फिर देखेंगे कैसे उसने उत्तर भारत को रौंदा, उसके बाद दक्षिण भारत से लूटी गई अपार संपत्ति, उसका वो आयरन प्रशासन और अंत में खिलजी वंश का वो पतन जो शायद अपरिहार्य था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कैसे सत्ता हथियाने के लिए अपनों का ही खून बहाया गया। कहानी शुरू होती है 1290 में, जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आता है साल 1296। अलाउद्दीन महाराष्ट्र के देवगिरी पर हमला करता है और वहां से बेहिसाब दौलत लूटता है। और सत्ता की इस अंधी भूख में वो अपने ही चाचा और संरक्षक जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हत्या के बाद जनता और बाकी सरदारों का मुंह बंद रखने के लिए वही देवगिरी का लूटा हुआ सोना खैरात की तरह सड़कों पर बंटवा दिया जाता है। इसके ठीक बाद 26 अक्टूबर 1296 को दिल्ली के कुश के लाल यानी लाल महल में अलाउद्दीन का राज्याभिषेक होता है। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। सोचिए, एक अनपढ़ इंसान जिसके सिर पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, चारों तरफ दुश्मन है, फिर भी ये ताजपोशी दिल्ली सल्तनत में एक बेहद कठोर लोह युग की शुरुआत थी। गद्दी तो मिल गई, लेकिन अब बारी थी साम्राज्य को फैलाने की। आइए देखते हैं कैसे उत्तर भारत में अलाउद्दीन के विजय अभियानों की आंधी आई। इस आक्रामक लहर की टाइमलाइन पर गौर करें तो गद्दी पर बैठने के बस एक साल बाद ही 1297 में सबसे पहले गुजरात पर धावा बोला गया। फिर 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़गढ़ और 1305 में मालवा। ये कोई छिटपुट लड़ाइयां नहीं थीं। ये पूरे उत्तर भारत पर अपना डंका बजाने की एक सोची समझी मास्टर स्ट्रैटेजी थी, जहां एक के बाद एक राजाओं को अलाउद्दीन की सेना के आगे हार का सामना करना पड़ा। इन्हीं अभियानों में सबसे ज्यादा चर्चा होती है 1303 के चित्तौड़गढ़ की। वहां के शासक राणा रतन सिंह और उनके दो वीर सेनापतियों गोरा और बादल ने अलाउद्दीन की सेना को कड़ी टक्कर दी थी। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये घेराबंदी बहुत लंबी और भयंकर थी, और इसी के अंत में अपनी अस्मिता और मर्यादा को बचाने के लिए रानी पद्मिनी और महल की अन्य महिलाओं ने जौहर कर लिया, यानी खुद को आग के हवाले कर दिया। इस घेराबंदी के असली कारणों पर आज भी इतिहासकारों में बहस होती है, लेकिन जो बात तय है वो है राजपुताना का वो अदम्य साहस और जौहर का वो अविश्वसनीय बलिदान। उत्तर भारत पर तो कब्जा हो गया, लेकिन असली दौलत का खजाना तो कहीं और था। अब एंट्री होती है उस इंसान की जिसने दक्षिण भारत को अलाउद्दीन के लिए एक वेल्थ इंजन बना दिया। हम बात कर रहे हैं मलिक काफूर की। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि गुजरात अभियान के वक्त नुसरत खान ने इसे एक दास बाजार से 1000 दिनार में खरीदा था। ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि एक गुलाम के रूप में खरीदा गया इंसान अपनी काबिलियत के दम पर पूरे दक्षिण भारत के सैन्य ऑपरेशंस का सुप्रीम कमांडर बन गया। ये अलाउद्दीन की उस नज़र को भी दिखाता है जो टैलेंट को पहचानना जानती थी। काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य साम्राज्यों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। पर यहाँ अलाउद्दीन की चाल थोड़ी अलग थी। वो इन राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। उसका विजन क्लियर था। उसे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू चाहिए था। प्रतापरुद्रदेव द्वितीय जैसे राजाओं को हराकर भारी टैक्स वसूला गया। आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। 20,000 घोड़े, 612 हाथी और जी हाँ, दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा भी यहीं से मिला था। इसी अथाह दौलत ने दिल्ली के खजाने को लबालब भर दिया। अब तक हमने सिर्फ खून खराबा और लूटपाट देखी, लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ एक लड़ाका नहीं था। वो एक ऐसा शासक था जिसने प्रशासन को अपनी मुट्ठी में पूरी तरह जकड़ कर रखा।
प्रशासन के मामले में अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैसला लिया। पहले इक्ता सिस्टम चलता था, जहां सैनिकों और अधिकारियों को सैलरी के बदले जमीन दी जाती थी। उसने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। उसकी जगह सीधा नकद वेतन यानी कैश सैलरी शुरू की। हर सैनिक को 78 से 156 टंका सीधा स्टेट की तरफ से मिलने लगा। कई बार तो 6-6 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी जाती थी। इसका फायदा क्या हुआ? अब सेना किसी जमींदार की नहीं, बल्कि सीधे सीधे सुल्तान की वफादार बन गई। और ये सेना कोई छोटी मोटी नहीं थी। 5 लाख, जी हाँ, 5 लाख सैनिकों की एक विशाल परमानेंट आर्मी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी सुल्तान ने इतनी बड़ी स्थायी सेना खड़ी की थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अलाउद्दीन की मिलिट्री मशीनरी किस लेवल पर काम कर रही थी। लेकिन इतनी बड़ी सेना को पालने का खर्च कहाँ से आएगा? इसका जवाब इस 50% के आंकड़े में है। अलाउद्दीन ने खराज नाम की एक बेहद क्रूर नीति लागू की। नियम बहुत सीधा था। किसानों के खेत में जितना भी अनाज उगेगा, उसका सीधा आधा हिस्सा यानी 50% टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। इससे न सिर्फ सुल्तान का खजाना भरता रहा, बल्कि जो गांव के रसूखदार चौधरी और मुकद्दम हुआ करते थे, उनकी आर्थिक कमर बिल्कुल टूट गई। उनके पास इतना पैसा ही नहीं बचता था कि वो कभी विद्रोह के बारे में सोच भी सकें। इतनी बड़ी आर्मी में करप्शन होना भी लाजमी था, तो इससे रोकने के लिए सैन्य मंत्री यानी आरिज़-ए-मुमालिक ने 2 जबरदस्त तरीके निकाले। पहला था दाग प्रथा। इसमें युद्ध में काम आने वाले अच्छे घोड़ों को गर्म लोहे से दाग दिया जाता था, ताकि कोई उन्हें सस्ते और कमजोर घोड़ों से बदल न सके। और दूसरा था हुलिया, यानी हर सैनिक का पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन रजिस्टर में नोट करना, बिल्कुल आज के जमाने के आईडी कार्ड की तरह। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बिना खजाना खाली किए कम सैलरी में 5 लाख सैनिकों का पेट कैसे भरा जाए। इसके लिए उसने पूरी इकॉनमी को ही फ्रीज कर दिया। दीवान-ए-रियासत नाम का विभाग बनाया गया और शहना-ए-मंडी को बाजारों का इंचार्ज बनाया गया। अनाज हो, कपड़ा हो या रोजमर्रा की कोई भी चीज, सबके दाम फिक्स कर दिए गए। और ताज्जुब की बात यह है कि लगभग 20 सालों तक बाजार में किसी भी चीज की कीमत को बढ़ने नहीं दिया गया। अब सवाल उठता है कि इन सख्त नियमों को लागू कैसे करवाया गया। इसके पीछे था अलाउद्दीन का खौफनाक जासूसी नेटवर्क। पूरे बाजार और समाज में बरीद यानी इंस्पेक्टर्स और मुन्ही यानी सीक्रेट जासूसों का जाल बिछा हुआ था। ये मुन्ही इतने खुफिया होते थे कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी कि बगल वाला आदमी सुल्तान का जासूस है। खौफ का आलम ये था कि बड़े बड़े अमीर और सरदार अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में बोलने तक से डरते थे। स्रोत बताते हैं कि पकड़े जाने के डर से वो लोग आपस में सिर्फ साइन लैंग्वेज यानी इशारों में बात किया करते थे। विद्रोह की जरा सी भी गुंजाइश ना बचे, इसके लिए कुछ बेहद सख्त सोशल बैन भी लगाए गए। शराब पीना, किसी भी तरह का नशा करना या जुआ खेलना, सब पूरी तरह से बैन कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब उसने अपने दरबार के अमीरों और सरदारों के आपस में मिलने जुलने और यहाँ तक कि बिना सुल्तान की इजाज़त के शादी ब्याह करने पर भी रोक लगा दी। सीधा सा लॉजिक था, जब ये लोग आपस में मिलेंगे ही नहीं तो खिलाफ साजिश कैसे रचेंगे। लेकिन कहते हैं ना, हर अति का अंत होता है। इतनी सख्ती और डर के साये में बना ये साम्राज्य आखिर ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? आइए कहानी के इस आखिरी पन्ने को पलटते हैं। साल 1316 आते आते अलाउद्दीन की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो जलोदर, जिसे ड्रॉप्सी कहते हैं, उस भयंकर बीमारी से जूझ रहा था। उसका शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे रहे थे। महल में हर तरफ शक और पैरानोया का माहौल था। और ठीक इसी वक्त उसके सबसे भरोसेमंद कमांडर मलिक काफूर ने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और अलाउद्दीन की मौत के बाद 36 दिनों तक खुद गद्दी पर कब्जा जमा कर बैठ गया। अलाउद्दीन के जाते ही वो खौफ का पूरा स्ट्रक्चर और बाजार के सारे फिक्स दाम सब रातों रात ढह गए। उसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह निहायत ही अयोग्य था और सिर्फ कुछ ही साल गद्दी पर टिक पाया। 1320 में उसकी भी हत्या कर दी गई और उसी साल गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता हथिया ली और इसके साथ ही खिलजी वंश का नाम हमेशा के लिए मिट गया। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या पूरी तरह से सिर्फ डर, चरम जासूसी और अंतहीन युद्धों की नींव पर बना कोई भी साम्राज्य अपने संस्थापक के बाद जिंदा रह सकता है?
अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गजब की सैन्य और प्रशासनिक सोच से एक बहुत बड़ा सिस्टम तो जरूर खड़ा किया, लेकिन शायद वो खौफ ही उसके साम्राज्य के निश्चित पतन की सबसे बड़ी वजह बन गया। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए दिलचस्प रही होगी। एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।